नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है। चैप्टर नंबर 2 है, ये लास्ट वीडियो है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग पहुंचेंगे। शुरुआत करेंगे किससे? एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉलिसी जिसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को बहुत हर्ट किया है, ऐसा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का बोलना है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी बोलना है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने इंडिया की इकोनॉमी को फायदा दिलाया है। अभी फायदा दिलाया है, हर्ट किया है, इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे इकोनॉमी को चाइना जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने हमको नुकसान दिया है। बट अगर आप हमारी इकोनॉमी को पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ कंपेयर करोगे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। देखते हैं क्या है। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इंडिया की, वो ट्रेड पॉलिसी के साथ बहुत हद तक रिलेटेड थी, और ट्रेड पॉलिसी में हमने अपनाया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हमने एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या थी कि भाई हम लोग चीजों को अपने देशों में बनाएंगे, बाहर से इंडिया में इंपोर्ट नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। कहने का मतलब यह है कि अगर बाहर से चीजें इंडिया में आने लगेंगी तो हमारे देश में तो चीजें बनेंगी ही नहीं ना। तो हम बाहर की चीजों को क्यों इस्तेमाल करें अगर हम खुद बना सकते हैं। तो पहले 7 5 ईयर प्लान्स में फोकस क्या था कि भाई इंडिया में चीजें बनाओ, बाहर की चीजों को इंडिया में इंपोर्ट मत करो। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्लोज्ड इकोनॉमी थी हमारी, तो इसको बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यानी कि रिप्लेस करो या सब्स्टिट्यूट करो इंपोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के साथ। अब अगर आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से बना रहे हो और इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हो तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ मैटर्स में पॉलिसी बहुत गड़बड़ हो जाती है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। तो बेसिकली इस पॉलिसी में एक एग्जांपल ये हो गया कि भाई हम लोग बाहर से व्हीकल्स इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया में बनाएंगे। तो बाहर से व्हीकल्स बड़े हाई फाई क्लास के आ जाएं तो भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम इंडिया में एम्बेसडर गाड़ी बनाएंगे जिसका शीशा उठाने में कम से कम 2.5 किलो का हाथ चाहिए। एक नॉर्मल छोटा बच्चा या एक कमजोर लड़का लड़की उसको खोल नहीं सकते, भाई ताकतवर आदमी चाहिए उसका शीशा खोलने के लिए एम्बेसडर का। लेकिन हम फॉरेन व्हीकल्स नहीं बुलाएंगे, क्यों? क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, इंडिया में बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज को प्रेफर किया जाता था जो कि इंडिया में प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही हो। ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज कौन सी थी? सरकारी थी। अरे ब्रेड तक सरकार बनाती थी, अभी थोड़ी देर में उस पर आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉलिसी में सरकार डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाती थी। किसके थ्रू? दो प्रकार के थ्रू, टैरिफ्स और कोटास। मतलब कि टैरिफ क्या चीज है कि भाई कोई चीज अगर फॉरेन गाड़ी इंडिया में इंपोर्ट हो रही तो उसके ऊपर 70 80 100% की ड्यूटी लगा दो कि इंडिया में कोई खरीद ही ना पाए, इतनी महंगी हो जाए। दूसरा कोटा। कोटा मतलब कि मैक्सिमम अगर कार है तो मैक्सिमम इतनी कारें इस कंपनी की इंपोर्ट हो सकती है इंडिया में, तो आपने कोटा लगा दिया कि भाई मैक्सिमम इतना गुड्स इंपोर्ट हो सकता है। इन दोनों प्रकार से इंडिया के अंदर इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की गई, और खासकर इस चीज पे ध्यान देने की कोशिश की गई कि जो ज्यादा महंगे गुड्स हैं वो इंडिया में ना आए। एज सिंपल एज इट। काम के गुड्स इंडिया में आना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी रेगुलेटेड, जरूरत की चीज है भाई, तो इंडिविजुअल लग्जरी पे उतना ध्यान हम नहीं देंगे। और कोटा जैसे कि मैंने बताया, इट स्पेसिफाइड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड। मतलब कितने गुड्स, कारें कितनी इंपोर्ट हो सकती है, मोटरसाइकिल कितनी इंपोर्ट हो सकती है, रेडियो ट्रांजिस्टर्स कितने इंपोर्ट हो सकते हैं। तो ये था टैरिफ और कोटास, जिससे इंपोर्ट्स को कम किया गया और डोमेस्टिक फर्म्स को फॉरेन फर्म्स के कॉम्पिटिशन से बचाया गया और बोला गया कि भाई खुद आप प्रोड्यूस करो। अब भाई देखिए, ये जो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन का ओरिजिनल एजेंडा था वो एजेंडा बहुत सही था, और वो सही ये था कि भाई जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो इतने लंबे समय से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर रही हैं, अगर उनके गुड्स बेधड़क अनचेक्ड इंडियन इकोनॉमी में आके बिकने लगे तो हमारी कंपनीज उनके साथ नहीं compete कर पाएंगे। और वो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हमारी कंपनीज कम डेवलप्ड है, हमारी कंपनीज उनके साथ compete करने की पोजीशन में नहीं है। एज सिंपल एज दैट। लेकिन धीरे धीरे हमारी कंपनीज उनके साथ compete करने की पोजीशन में आ जाएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ये भी हमारे पॉलिसी प्लानर्स ने सोचा, ठीक है ना भाई। फिर कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी प्लानर्स का इंपोर्ट करने का इसलिए भी मन नहीं था कि भाई अगर इंपोर्ट होगा तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में होती है। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आना पड़ेगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है नहीं, ना हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1980s तक हमने एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। इंपोर्ट हम वैसे ही नहीं करना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो उसके चलते ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को बहुत हद तक क्लोज रखा गया, ना ज्यादा इंपोर्ट ना ज्यादा एक्सपोर्ट। इन पॉलिसीज का हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या फर्क है, समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आपके लिए सारी की सारी एनसीईआरटी की 6 से 12 की वीडियोस, चाहे पॉलिटी की हो, इकोनॉमी की हो, ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, साइंस की हो,
मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ, तो ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मेरे द्वारा बनाई गई करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। ओके, तो अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट नहीं करना चाह रहे थे हम लोग अपने इंपोर्ट्स की, लेकिन कहीं ना कहीं पहले 7-5 ईयर प्लान्स में ऐसा बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडिया का बहुत अच्छे से ग्रो किया। अब समझिए दोस्तों, एनसीईआरटी है ये, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट वर्जन आ जाता है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी तारीफ करती है, अपनी पास्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को गवर्नमेंट कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगी, बट उस लेवल के भी इंप्रेसिव नहीं थी हमारी ग्रोथ पहले 7-5 ईयर प्लान्स में। हमारा जो जीडीपी का प्रपोर्शन था 1950-51 में, किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का। तो जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट कर रहा था, जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर भी बोल सकते हो, 13%। 1990-91 तक इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में 24.6%। तो इंडस्ट्री का जो शेयर था जीडीपी में बढ़ा और कहां पहुंच गया? 24.6%। प्रॉब्लम ये थी कि जीडीपी बहुत तेजी से नहीं बढ़ी थी। इस टाइम पीरियड में जीडीपी की ग्रोथ बहुत ही नॉमिनल थी, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं हमारा जो इंडस्ट्री का शेयर था वो बढ़ रहा था। ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ की बात करो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950-51 से लेकर 1990-91 में 6% एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है, जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो जो हमारी, आप कह सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो डोमिनेटेड था विद कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट, लेकिन 1990s आते आते इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डाइवर्स, बहुत ज़्यादा वेराइड हो गया। ठीक है भाई, और क्यों वेराइड हो गया? यहाँ पे क्रेडिट किसको जाता है? यहाँ पे क्रेडिट जाता है हमारे पब्लिक सेक्टर को, हमारी सारी सरकारी कंपनीज जो यहाँ पे बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रही थी। लेकिन सारी सरकारी कंपनी अच्छे से काम कर रही हो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे 2-3 फिगर्स दिए हुए हैं। 1950-51 में एग्रीकल्चर का शेयर क्या था हमारी इकोनॉमी में? 59%। 1990-91 तक आते आते कितना हो गया? 34.9%। 1950-51 में इंडस्ट्री का शेयर था 13%। 90-91 तक ही हो गया 24.6%। ये डाटा भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। सर्विसेज का शेयर 1950-51 में 28% था, 1990-91 तक हो गया ये 40.5%। ठीक है भाई, अब देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रमोशन उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहा था जिनके पास बड़े फर्म्स खोलने की काबिलियत नहीं थी। जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं ना कहीं कुछ गुड्स केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएंगी, ये गुड्स रिजर्व कर रखे थे सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। तो सरकार भी चाहती थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आगे बढ़ें, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास काबिलियत है लोगों को नौकरी देने की। ठीक है भाई, चलिए ये भी हमने देखा। अब देखिए, फॉरेन कंपटीशन से हमने अपने एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट किया, जिससे हमारे इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, और ये डेवलपमेंट बहुत से अलग अलग इलाकों में हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हार्डवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप कह सकते हो कि बिना कंपटीशन के, आप कह सकते हो कि अगर फॉरेन कंपटीशन आ जाता तो वियतनाम जैसी कंट्रीज, ताइवान जैसी कंट्रीज, क्या कभी चाइना जैसी कंट्रीज के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में compete कर पाते? वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आज भी हम उनसे compete नहीं कर पा रहे, बट फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हमारा अपने दम पे खड़ा हुआ है। वो इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज थी उसको सरकार ने सीधे सीधे सपोर्ट दिया। तो भले ही यहाँ पे तारीफ की गई है पब्लिक सेक्टर की, हालांकि जिस हिसाब की एनसीईआरटी में पब्लिक सेक्टर की तारीफ की गई है, मैं नहीं मानता कि पब्लिक सेक्टर इतना ग्रो किया है। पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ इंडिया में लिमिटेड रही है। कोalition पॉलिटिक्स का जमाना था एक समय के बाद, लोगों का पॉलिटिक्स पे, कास्ट पे, धर्म पे ज्यादा ध्यान था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कम था। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे निकल के आए जिन्होंने पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया। ठीक है भाई, अगर आप बात करो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, ठीक है भाई, तो ऐसा बोला गया शुरू में कि भाई पब्लिक एंटरप्राइजेस की तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पब्लिक एंटरप्राइजेस मेजर लेवल पे काम करेंगे, स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, ये कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और ये गुड्स और सर्विसेज में इनकी मोनोपोली होगी, मतलब ये वाली यही बना रहे होंगे। सरकार डिसाइड करती थी कि ये कंपनी ये चीजें बनाएगी, ये कंपनी ये चीजें बनाएगी, फिर वही कंपनी वो चीजें बनाती थी। ठीक है भाई, अब देखो, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये बोलना था कि भाई ये हर फील्ड में जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज घुसी है, क्या जरूरत है इसकी? अरे भाई, जिन जगहों पे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है वहां क्यों घुसेड़ रखी है? फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को रिजर्व करके रखा गया था पब्लिक सेक्टर के लिए। अरे भाई, टेलीकम्युनिकेशंस में दुनिया भर में प्राइवेट सेक्टर फर्म्स काम कर रही हैं, तो आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों घुसेड़ रखा है?
अब या तो पब्लिक सेक्टर प्रॉपर तरीके से काम करे, वो भी नहीं करते थे। 1990s तक के लेट टाइम तक आते आते पब्लिक सेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं था। MTNL BSNL से अगर आपको टेलीफोन कनेक्शन लेना हो, हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, तब एक टेलीफोन कनेक्शन मिलता था। सोचिए उस समय पे मॉडर्न ब्रेड नाम की कंपनी थी जो ब्रेड बनाती थी। अरे सरकार ब्रेड बना के क्या करेगी भाई। फाइनली 2001 में इस ब्रेड वाली कंपनी को बेच तो दिया गया, लेकिन क्या मतलब था इस ब्रेड वाली कंपनी को चलाने का। कुल मिला के ये जो 4 डिकेड्स थे प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी के, इसमें कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया। पहली बात तो इस चीज पे ध्यान नहीं दिया गया कि भाई पब्लिक सेक्टर को कौन कौन से फील्ड्स में इन्वॉल्व होना चाहिए और कौन कौन से फील्ड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर क्या क्या कर सकता है। कुछ चीजें जैसे कि ब्रेड बनाना हो गया, टूथपेस्ट बनाना हो गया, ये प्राइवेट सेक्टर बहुत आराम से कर सकता है। और अगर 3-4 प्राइवेट फर्म्स आ जाएंगी तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा, तो कस्टमर्स को क्वालिटी अच्छी मिलेगी और भाई कहीं ना कहीं अच्छी दाम पे भी मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा था, समझ गए। अब नेशनल डिफेंस की बात कर लीजिए। अभी नेशनल डिफेंस में आर्मी, DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, कहीं ना कहीं इनको तो भाई सरकारी होना ही पड़ेगा। लेकिन कल की डेट में सरकार अगर होटल भी चलाने लगेगी, गवर्नमेंट होटल्स भी चलाने लगेगी, तो वो सही नहीं है। तो होटल्स भाई आप प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास छोड़ दो। तो इस प्रकार की चीजें आ गई। बहुत लंबे समय तक इकोनॉमिक स्कॉलर्स इस चीज के ऊपर बात करने लगे कि भाई ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, भाई ये प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ दें और नॉन एसेंशियल सर्विसेज से बाहर निकले। जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, जिनको कॉमर्शियल बेसिस पे नहीं चलाया जा सकता, जो कि प्राइवेट सेक्टर बहुत आराम से कॉमर्शियल बेसिस पे चला सकती हैं, प्रॉफिटेबल बेसिस पे चला सकती हैं, और उस प्रॉफिट में कहीं ना कहीं सर लोगों का भी फायदा होगा और लोगों को भी चीजें सस्ती मिलेंगी। तो भाई सरकार को वहां पे फील्ड छोड़ देने चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। ओके, अब देखिए, many public sector firms incurred huge losses but continue to function because it is difficult to close a government undertaking, even if it is a drain on nation's limited resources. बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, सरकारी कंपनीज थी, जो लगातार लॉस में थी, उसके बाद भी वो प्राइवेट कंपनी चलाई जा रही थी, इस बात पे ध्यान ना देते हुए कि वो कहीं ना कहीं हमारे देश के रिसोर्सेस को बर्बाद कर रही थी। अब समझिए यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को बंद करना क्यों जरूरी है। पब्लिक सेक्टर को बंद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पब्लिक सेक्टर बंद करते हो, बहुत सारे जो उसमें एम्प्लॉयज हैं, जिनको आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करते हो, वो बेघर हो जाएंगे। तो वो क्या इतनी आसानी से नौकरी छोड़ेंगे? वो धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। रिसेंटली अभी जो यूनियन बजट आया है 2021-22 का, उसमें सरकार ने डिसाइड किया कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को प्राइवेटाइज करेंगे। जैसे ही ये चीज आई, वैसे ही आपने देखिए उनके जो एम्प्लॉय यूनियन है वो खड़े हो गए सरकार के आगे कि नहीं भाई प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। समझ गए आप बात को। तो एक गवर्नमेंट कंपनी को बेचना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, काफी बवाल होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, प्राइवेट फर्म को भी गवर्नमेंट कंपनी बनाया जा सकता है। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट फर्म्स हमेशा प्रॉफिट ही कमाते हैं। प्राइवेट फर्म्स अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज है तो प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं तो बेकार हो जाएंगे। पहले कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स अनप्रॉफिटेबल हो गए। जब वो बंद होने लगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने लगी, तो सरकार ने यहाँ पे नौकरियां बचाने के लिए उन फर्म्स को खरीद लिया। अब ये तो सरकार का नुकसान ही था ना भाई। एक फर्म जो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, वहां पे सिर्फ एम्प्लॉयज की सैलरी बचाने के लिए सरकार ने उसको खरीद लिया, सारे लॉसेज अपने ऊपर ले लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब चीज अनफीजिबल हो जाए, अनइकोनॉमिक हो जाए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। बट इंडिया में जो छोड़ने का प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। और इंडिया में बिजनेस करने शुरू करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। लाइसेंस नाम की चीज थी, लाइसेंस राज मैंने समझाया पिछली वीडियो में। इस लाइसेंस राज को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज ने बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया। बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस थे वो बहुत सारी चीजों का लाइसेंस ले लेते थे, सिर्फ इसलिए लाइसेंस ले लेते थे क्योंकि वो छोटे प्लेयर्स को, कॉम्पिटिटर्स को नए फील्ड में घुसने नहीं देना चाहते थे। आपको पता है कि अगर आप इनइक्वालिटी की बात करो तो जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में नहीं घुसने देंगे। फेसबुक, अमेजॉन, इन सब कंपनीज के ऊपर अक्सर कर इस बात का इल्जाम लगाया जाता है कि ये अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट में आने से रोकते हैं। परमिट लाइसेंस राज भी कुछ ऐसा ही था। कुछ फर्म्स जो ज्यादा बड़ी हो चुकी थी वो छोटे छोटे फीड्स में लाइसेंस के थ्रू घुस रही थी और बाकी फर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर रही थी। ठीक है भाई। और होने यहाँ पे ये लगा कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे बिजनेस हाउस लॉबी करने लगे लाइसेंसेस पाने के लिए। मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर्स का जुगाड़ बैठाना, उनको रिश्वत देना, इस प्रकार की लॉबिंग करके वो कोशिश करने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड के उनको लाइसेंस मिल जाए। वो ये भूल गए कि उनका जो सबसे प्राइम फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए उनके प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने पे। अभी प्रोडक्ट्स की बात तो तब आएगी ना जब लाइसेंस मिलेगा सरकार से। सरकार से लाइसेंस ही नहीं मिला तो क्या मतलब है। तो ऑब्वियस सी बात है वो पहले किस पे ध्यान देंगे? लाइसेंस मिलने पे। फिर भाई
ये जो फॉरेन कंपटीशन से हमारी कंपनीज को बचाया जा रहा था, इसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। क्यों क्रिटिसाइज किया गया? बोला गया कि ये हमारी कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि जब इम्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं तो इंडियन कंज्यूमर्स के पास बस एक चॉइस बचती है कि जो इंडियन प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं वही वो खरीदें। इंडियन प्रोड्यूसर्स के दिमाग में क्या है कि भैया इंपोर्ट तो रिस्ट्रिक्टेड है, हम जो खरीदेंगे वही ये लोग करेंगे, हम इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो यहाँ पे इंडियन प्रोड्यूसर्स का शोषण हो सकता है। अगर फॉरेन कंपटीशन होता और इसके चलते कोई फॉरेन कंपनी आके कोई बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रही होती सस्ते दामों पे, तो इंडियन कंज्यूमर्स को पहली बार डिस्काउंट मिलता। दूसरा, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक इंसेंटिव मिलता है कि भैया हमको मार्केट में कम्पीट करना है तो उस फॉरेन कंपनी को हराना पड़ेगा। अभी के लिए इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या लग रहा था कि अरे भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, बाहर के लोग तो आके अपना सामान बेच ही नहीं सकते, तो हम ज्यादा दाम पे अपना सामान बेचेंगे और वो कम क्वालिटी का भी हो सकता है। समझ गया आप बात को? फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये भी बोलना था कि जो पब्लिक सेक्टर है इसका काम पैसा कमाना नहीं है, पब्लिक सेक्टर का काम है देश का भला करना। तो पब्लिक सेक्टर्स को और ये बड़ी बड़ी कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को केवल उन सेक्टर्स में इन्वॉल्व होना चाहिए जहां पे पीपल के वेलफेयर की बात हो रही है, जहां पे प्रॉफिट कमाने की बात हो रही है, वहां प्राइवेट कंपनीज आने दीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगी, भाई वो सरकारों को टैक्स देती हैं। समझ गए भाई? तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। फिर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, we economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as rich nations continue to do so। जब तक ये अमीर नेशन अपने प्रोड्यूसर्स को दूसरों के कॉस्ट पे बचाने की कोशिश करें तब तक हम बचाएंगे। बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का ये बोलना है कि भाई आप फॉरेन कॉम्पिटिटर्स को इंडिया के अंदर आने तो दो, उनको कम्पीट तो करने दो। कहीं ना कहीं हम अपने डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस की मदद करेंगे और कुछ इस प्रकार से मदद करेंगे कि फॉरेन कंपटीशन के चलते जो नई टेक्नोलॉजी, नई काम करने के तरीके, नई एफिशिएंसी और गवर्नेंस फ्रेमवर्क आ रहा है उसको भी हम अडॉप्ट करेंगे। समझ गए? तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक प्रेशर आता गया, फिर आ गई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और उसके बाद इस ओवरऑल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो निकालना ही था, जो कि निकल के आया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के थ्रू। और यहां पे आएगा सिद्धांत किसका? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है, इंडिया में प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है, ये सब चीजों के ऊपर रिलेटेड चेंजेस है। आगे इनके बारे में भी बात करेंगे। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। इंडियन इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस थी पहले 7 ईयर प्लान्स में बहुत इंप्रेसिव बताई जा रही। एनसीईआरटी है तो मैं कहूँगा उतनी इंप्रेसिव नहीं है। ये अलग बात है कि हमारी कंट्रीज थोड़ा डाइवर्सिफाई हुई, इंडिपेंडेंस से अच्छी हालत थी, बट यार इंडिपेंडेंस से अच्छी हालत अच्छा होना नहीं होता है। अगर आप इसको चाइना के टर्म्स में बात करो, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड प्रोडक्शन में, ग्रीन रेवोल्यूशन में। जमींदारी सिस्टम को हमने कुछ हद तक हटा दिया, हालांकि आज भी पूरी तरीके से जमींदारी सिस्टम हटा नहीं है। तो इस कंक्लूजन में जो एकदम से तारीफ करके बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से सच भी नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की जाए तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जिस प्रकार से हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स काम कर रही थी उससे परेशान हो गए थे। बहुत सारा गवर्नमेंटल रेगुलेशन हो रहा था जिसके चलते इंडिविजुअल, आप कह सकते हो, इनिशिएटिव नहीं आ पा रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आ पा रही थी। सेल्फ रिलायंस के नाम पे ये जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे दे वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। ओके, और अगर फॉरेन कंपटीशन आता तो कहीं ना कहीं इंडियन प्रोड्यूसर्स को भी एक इंसेंटिव मिलता कि भाई अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ, नहीं तो बिकेंगे नहीं। इन इंडियन प्रोड्यूसर्स को पता था कि भाई सरकार ने बाहर के इन्वेस्टमेंट को बंदी कर रखा है, तो हम जो बनाएंगे वही लोग खरीदेंगे। तो उसके चलते क्वालिटी बढ़ी नहीं। जब क्वालिटी बढ़ी नहीं तो हम एक स्ट्रांग एक्सपोर्ट सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए। और चाइना की इकोनॉमी आज की डेट में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारे लिए जो समय था उस समय पे हमने अपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को डेवलप नहीं किया। फाइनली ये सब चीज़ें डेवलप होनी शुरू होंगी ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के आने से बदलेगा। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा एफिशिएंट होना शुरू हुई। उसके बारे में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में अगले चैप्टर में बात करेंगे। बट जिस हिसाब से भी इंडियन इकोनॉमी इसके बाद भी बढ़ी है ना, दैट इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क। क्यों अप टू द मार्क नहीं है, ये मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यहाँ पे रिकैप लिख रखा है, रिकैप में वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हैव अ ग्रेट डे।